अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो मुश्किल चैप्टर था वो था चैप्टर नंबर 4, ठीक है। वो हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है सेल साइकिल, ठीक है। और इसमें जो है माइटोसिस है, मियोसिस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और एक आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। मियोसिस क्यों होती है, माइटोसिस क्यों होती है, इसके डिफरेंस क्या है, ठीक है। और जो इनकी डायग्राम्स हैं जिसमें सारी सेल डिवीजन हो रही होती है और सारा जो है वो कैसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, ये आपने अच्छे से करनी है, लेवल भी करनी है, ठीक है। अगर पेपर में आ जाती है तो आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है विद डायाग्राम, ठीक है। और इसकी लेबलिंग भी आ सकती है। सही हो गया। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेल साइकिल, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन है कि सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक ये कैरेक्टरिस्टिक है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये करते हैं कि वो अपने सेल जो हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। उनकी ग्रोथ होती रहती है, नॉन लिविंग की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो सेल जो डिवीजन है वो कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ भी है, ठीक है। अगर कोई लाइफ जो है वो कंटिन्यू रहती है, वो सेल डिवीजन की वजह से ही रहती है, ठीक है। सेल डिवीजन क्यों होती है? ताकि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप करे, बड़ा हो, ग्रोथ हो उसकी, ठीक है। और उसके अलावा सेल डिवीजन इसलिए भी होती है कि जब भी एक सेल जो है वो अपने जो ग्रोथ कर लेता है, मिच्योर हो जाता है, तो उसके बाद उसकी सेल डिवीजन होनी होती है ताकि वो न्यू कॉपीज़ बनाए, ठीक है। सेल डिवीजन में जो सेल डिवाइड होता है, ठीक है, उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं। और आगे जो उसकी कॉपीज़ बनती हैं, ठीक है, उसको हम डॉटर सेल बोलते हैं। सही हो गया। चलें। अच्छा, उसके बाद है कि जो सेल साइकिल है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक उसका ड्यूरेशन होता है। सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो स्टार्ट होता है कि एक सेल जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ठीक है। और जब तक वो न्यू कॉपीज़ नहीं बनाता तब तक कि मतलब यहाँ से लेकर उसकी प्रोडक्शन से लेकर उसकी न्यू कॉपीज़ बनने तक ये एक उसका साइकिल होता है, ठीक है। ये एक सेल साइकिल होता है, ठीक है। तो आपका एमसीक्यूज़ में ये जो है आ सकता है कि सेल साइकिल का ड्यूरेशन कब से कब तक का होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आते हैं फेजेज़ ऑफ सेल साइकिल के। सेल साइकिल में कौन से फेजेज़ हैं? सेल साइकिल में जो दो मेन फेजेज़ हैं वो है, एक हमारे पास इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है हमारे पास माइटोटिक फेज, ठीक है। इंटरफेस में जो है सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो डिवाइड हो, ठीक है, ये इसका प्रिपरेटरी फेज होता है। और माइटोटिक फेज में उसकी डिवीजन होती है, ठीक है। जो इसका प्रिपरेटरी फेज है उसके भी आगे से हमारे पास स्टेजेस हैं, ठीक है। जिसमें ये जो इंटरफेस है इसमें आता है हमारे पास G1 फेस, ठीक है। और सेल जो है वो इंटरफेस में खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो डिवाइड हो। प्रिपेयर किस तरह करता है? अपनी जितनी भी उसकी मशीनरी होती है, जो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है। अब ये एक सेल है, ठीक है। अगर इसने डिवाइड होना हो तो सबसे पहले ये खुद को प्रिपेयर करेगा इंटरफेस में। कैसे प्रिपेयर करेगा? कि अगर उसके अंदर पहले इतना मटेरियल था, ठीक है, तो वो इसको रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, वो इस तरह का और मटेरियल बनाएगा ताकि जब ये डिवाइड हो तो दोनों सेल्स के पास पूरा पूरा जो है वो मटेरियल जाए, ठीक है। तो इस ये इंटरफेस में होता है ये सारा, ठीक है। इंटरफेस में जो हमारे पास फेजेस हैं वो हमारे पास आता है G1 फेज, ठीक है। G1 फेज है, S फेज है, ठीक हो गया। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में जो है वो सेल जो है अपने लिए राइबोसोम्स जो है वो प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना सेल जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है, सारे ऑर्गेनेलिज जो है उनको डबल कर रहा होता है, ठीक है। प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, इसमें सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास एस फेज़ है, एस फेज़ में आपके पास जो डीएनए है, इसमें हमारे पास ग्रोथ होती है सेल की, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एस फेज में जो है हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास G2 फेज, ठीक हो गया। G2 फेज में जो है प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है, ताकि स्पिंडल फाइबर्स बन सके, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है स्पिंडल फाइबर्स के लिए। सही हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एम फेज। एम फेज कौन सा होता है? ये जो माइटोसिस होती है, इस ये फेज होता है, ठीक है। इसमें ये जितनी भी यहाँ तक प्रिपरेशन हो गई है सेल की, तो अब सेल ने इसमें दो डॉटर सेल्स बनाने हैं और इसने डिवाइड होना है, ठीक हो गया। सही है। अच्छा, उसके अलावा एक और फेज होती है हमारे पास G0 फेज, ठीक है। G0 फेज वो फेज है जिसमें सेल जब एंटर होता है उसके बाद वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो डिवाइड नहीं होते, ठीक है।
उसके अलावा जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, लिवर सेल्स हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं, वो जी नॉट फेज में एंटर नहीं होते। लेकिन जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इन हमेशा के लिए जी नॉट फेज में रहते हैं और वो डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जी नॉट फेज जो है क्या होती है, ये आ सकता है पेपर में। और उसके अलावा आपने मुझे ये बताना है कि न्यूरॉन्स हैं वो क्यों जी नॉट फेज में रहते हैं। ठीक है, कमेंट्स में बताना है आपने मुझे लाजमी। अच्छा, और उसके अलावा अब हम चलते हैं माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस जो है, अब हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। सबसे पहले ये देख लें कि कौन कौन से। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास सोमैटिक, ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं जर्म लाइन। ठीक है, जो सोमैटिक सेल्स हैं वो हमारे जैसे स्किन सेल्स हैं, जैसे लिवर सेल्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे कार्डियक सेल्स हैं, ये सारे हमारे पास सोमैटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, जर्म लाइन सेल्स में वो सेल्स आते हैं जो कि जिन्होंने आगे एक इंडिविजुअल जो है वो बनाना होता है। जैसे हमारे पास एग होता है, एग ने आगे पूरा एक ज़ायगोट बनाना होता है। ठीक है, एक पूरा इंडिविजुअल बनाना होता है, तो ये हमारे पास जर्म लाइन सेल्स हैं। जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें माइटोसिस होती है, और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं इसमें मियोसिस होती है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपने अच्छे से करना है। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं डॉटर सेल्स में, और जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं इसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है, अच्छा, ये इसका डिफरेंस हो गया। अब हम आते हैं माइटोसिस के ऊपर। ठीक है, माइटोसिस के लिए ना आप ये देख लें। ठीक है, माइटोसिस में ना दो स्टेजेस होती हैं, मतलब सेल डिवीजन में। एक होती है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। जब सेल इंटरफेज में खुद को प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है, मतलब सारी अपनी मशीनरी बना लेता है, तो उसके बाद उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाता है। सही हो गया, यहाँ पे ये देखें, ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास अगला स्टेज आता है, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ठीक है, दो सेल जो है वो उनका कंटेंट जो है वो आपस में अलग अलग हो जाता है, तो उसके बाद सेल की डिवीजन होती है। ठीक है, दो सेल्स बनने होते हैं, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, मतलब उसका साइटोप्लाज्म अब डिवाइड हो गया। ठीक हो गया, तो जो कैरियोकाइनेसिस है उसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, उसके स्टेप्स प्रोफेज 1 से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास प्रोफेज है, ठीक है, ये प्रोफेज में क्या होता है कि जो सेल का कंटेंट होता है अंदर सेल की, जो अभी हमारे पास न्यूक्लियस में डिवाइड होना है। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन के लिए क्या चाहिए हमें, क्रोमोसोम्स और डीएनए होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो खुद को कंडेंस कर लेते हैं। वैसे जो क्रोमोसोम होते हैं वो अनकंडेंस फॉर्म में जब होते हैं वो क्रोमेटिन उनका फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे ये क्रोमेटिन है हमारे पास, अब ये हमारे पास कंडेंस नहीं हुआ। ठीक है, ये जो हमारे पास प्रोफेज में नज़र आ रहे हैं ना, इनकी ऐसे फॉर्म है। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म है, ये खुद को जो है अपेयर कर लेते हैं। ठीक है, हमें विजिबल हो जाते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है, वो अपेयर होना स्टार्ट होते हैं मेटाफेज में। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है प्रोफेज में। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है कि ये हमारे पास सेल है। ठीक है, हम लोगों ने 4th चैप्टर में पढ़ा था, ये इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियोलस जो है वो ये इसका न्यूक्लियस का सेंट्रल रीजन होता है, जिसके अंदर हमारे पास अनकंडेंस जो है क्रोमेटिन मटेरियल पड़ा होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन में क्या होता है कि न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है प्रोफेज में, और जो हमारे पास ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो ऐसे क्रोमोसोम की जो शेप है वो ले लेता है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम अपेयर हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स के साथ क्रोमोसोम खुद को ऐसे अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, एनाफेज में जो है ये दोनों स्पिंडल फाइबर्स इनको अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट पोल्स पे। ठीक है, और टीलोफेज में जो है ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है, और दो सेल जो हैं वो हमें विजिबल हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, हमने कहा था कि ये कैरियोकाइनेसिस के ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म जो डिवाइड होना होता है। ठीक है, अभी तक यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्सड हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। यहाँ पे हमने देखा साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद जो क्रोमोसोम जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो है डिप्लॉयड है। ठीक है, मतलब 2n है, इसमें भी हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स होंगे ऐसे। ठीक है, ये इधर नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, और दूसरे वाले में भी ऐसे 2 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक हो गया, चलें, ये हो गया हमारे पास माइटोसिस। माइटोसिस ज़रूरी क्यों है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है माइटोसिस की। जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जब उनकी फुल ग्रोथ हो जाती है तो उन्होंने जो है ओल्ड हो जाते हैं सेल्स। ठीक है,
सेल्स जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट ज़रूरी होती है, इसलिए न्यू सेल्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। क्योंकि जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो उनका फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है, वो डिसफंक्शनल हो जाते हैं। तो इसलिए जो न्यू सेल्स हैं वो उन्होंने बनना होता है, ठीक है। इसलिए जो ओल्ड सेल होता है वो न्यू सेल अपना बना बना रहा होता है। उसके अलावा ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ग्रोथ एक जो किड होता है, ठीक है, एक जो चाइल्ड होता है वो बड़ा कैसे होता है, उसके सेल डिवाइड हो रहे होते हैं कंटिन्यूली, इसलिए जो है वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है। अच्छा, उसके अलावा रिप्लेसमेंट के जो अगर कोई इंजरी वगैरह हो जाए, ठीक है, तो उसमें भी अगर न्यू सेल्स ना बने तो वो अगर इंजर्ड जो प्लेस है वो ठीक ही ना हो, ठीक है। तो इंजरी जो होती है वो इसीलिए ठीक हो रही होती है क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूली डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एरर्स क्या आ सकते हैं माइटोसिस में? जो एक सेल साइकिल होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है? एक-एक जो उसका उसकी स्टेज होती है, अ, वो वेल प्रोग्राम्ड होती है, ठीक है? अगर इसमें जो है कोई एरर आ जाए, एरर कैसे होता है कि अगर ये प्रोफ़ेज़ जो है यहाँ पे एरर आ जाए, अगर एस फ़ेज़ में एरर आ जाए, ठीक है? डीएनए सही से सिंथेसाइज़ ना हो एस फ़ेज़ में, सही हो गया? अगर जो हमारे पास सेल की मशीनरी है वो सही से सिंथेसाइज ना हो, तो जो सेल साइकिल है, ठीक है, उसमें के फेजेस जो हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एरर आता है प्रोफेज में तो सेल आगे मूव ही नहीं करता, ठीक है। अगर एस फेज में कोई एरर आता है तो आगे साइकिल मूव ही नहीं करता, यहीं पे सेल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ पे एरर आ जाता है, मतलब कि एस फेज में जो है कोई एरर आ गया है, लेकिन सेल को नहीं पता कि यहाँ एरर आ गया है। और फिर क्या होता है कि सेल आगे डिवाइड कर जाता है, ठीक है, अपनी कॉपीज बनाता रहता है। ये एरर, इस एरर से क्या होता है कि कैंसर हो जाता है, ठीक है। मतलब अब सेल को नहीं पता कि एरर आ गया है और वो कंटिन्यूली बस डिवाइड किया जा रहा है, तो इसको हम कैंसर ही कहते हैं कि सेल जो है वो अनकंट्रोल्ड उसकी डिवीजन हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, कैंसर भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक बिनाइन होता है, एक मेलिग्नेंट होता है। जो बिनाइन होता है वो जो है स्प्रेड नहीं करता, ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल साइड पे ही रहता है। और जो मेलिग्नेंट होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मियोसिस। मियोसिस जो है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वो क्यों होती है मियोसिस जो है वो हमारे पास जो जर्म लाइन सेल्स हैं, ठीक है, उनमें हो रही होती है। जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं? जिन्होंने आगे इंडिविजुअल बनाना होता है, जिस तरह एग सेल होता है, ठीक है। और जो मियोसिस होता है उसके हमारे पास दो साइकिल्स हैं। जिस तरह हमारे पास माइटोसिस में एक पूरा साइकिल था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें हमारे पास दो साइकिल्स हैं, ठीक है। सेल एक दफ़ा जो है हमारे पास ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज से होके गुजरता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से सारे फेजेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट क्या होता है कि सेल जो है अपना सारा इंटरफेस में सारा मेटाबॉलिक जितने भी उसकी मशीनरी होती है वो सारी प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज वन में एंटर होता है। प्रोफेज वन में क्या होता है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इसका जेनेटिक में जो इसका क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं स्पिंडल फाइबर्स में, ठीक है। वो स्पिंडल फाइबर जो है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं ऑपोजिट पोल्स में, एनाफेज में, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है कि एक सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जो है हमारे पास इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं, ये 2n है, ठीक है, ये भी 2n है। अब हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मियोसिस होती है उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सिर्फ n, ठीक है। तो इसीलिए अब इसने दोबारा डिवाइड होना है, ठीक है। ये जो 2n क्रोमोसोम बने ये दोबारा डिवाइड होंगे, ठीक है। दोबारा से ही सारा साइकिल जो है रिपीट होगा। क्या होगा दोबारा से ये प्रोफेज टू चलेगा, ठीक है। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, और ये जो क्रोमोसोम होंगे ये मेटाफेज टू में फिर से ये खुद को अलाइन कर लेंगे। एनाफेज टू में क्या होगा, ऑपोजिट पोल्स पे ये अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और टीलोफेज टू में क्या होगा कि ये जो ऑपोजिट पोल्स पे जो अट्रैक्शन हो गई है तो ये दो सेल्स जो हैं वो हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। टू डॉटर सेल्स जो हैं दोनों सेल से, इससे भी टू डॉटर सेल्स, इससे भी और टू डॉटर सेल्स बनेंगे, और जो हमारे पास टोटल सेल्स बनेंगे वो 4 बनते हैं। माइटोसिस में हमारे पास 2 सेल्स बनते हैं डिवीजन से, और जो मियोसिस है उससे हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। जो मियोसिस में हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो n होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक हो गया। चलें, अच्छा मियोसिस क्यों ज़रूरी है? अच्छा, मियोसिस में एक एक स्टेप मैंने आपको नहीं बताया। मियोसिस की जो हमारे पास प्रोफेज वन होता है, ठीक है। इसमें जब हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जब ये अपीयर होते हैं, ठीक है, जब ये कंडेंस फॉर्म में अपीयर होते हैं हमारे पास, तो क्या होता है कि इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है।
हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनकी क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है कि अगर ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा क्रोमोसोम है, चलें, इनकी क्रॉसिंग ओवर ऐसे होती है कि ये अपना जो हाफ ऑफ सा जो ये पार्ट है ना, ये शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसका पार्ट इधर आ जाता है और इसका इधर। क्रॉसिंग ओवर क्यों ज़रूरी है? जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, जो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड हुई हुई होती है, सही हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि इससे हमारे पास वेरिएशंस आती हैं, सही है। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम्स की क्रॉसिंग ओवर होती है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि हमारे पास वेरिएशन आए, ठीक है। वेरिएशन कैसे आती है कि जब एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे क्रोमोसोम में जाता है, तो अगर जब हमारे पास न्यू जो है वो एग बनता है, ठीक है, जो न्यू ज़ाइगोट बन रहा होता है, उसके पास जो क्रोमोसोम का पार्ट आया होता है, ठीक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी उसमें आ जाती हैं, सही हो गया, ठीक है। तो इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस भी यही है माइटोसिस की, मियोसिस की, कि इससे हमारे पास वेरिएशन आती है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। और इसके अलावा इससे जनरेशन्स चलती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एग की फॉर्मेशन ना हो तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे चलेगी, सही हो गया। उसके बाद एरर क्या आता है कि अगर मियोसिस में हमारे पास एरर्स आ जाएं, ठीक है, तो जो हमारे पास एग बनेगा वो एबनॉर्मल होगा, ठीक है, जो ज़ाइगोट बनेगा वो भी एबनॉर्मल होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस। जो नेक्रोसिस होती है, ये दोनों हमारे पास सेल डेथ की टाइप्स हैं, ठीक है। जो नेक्रोसिस है उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है, एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ठीक है। नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास प्रीमेच्योर सेल्स में भी उसकी हो सकती है, ठीक है। जो एपोप्टोसिस है वो हमारे पास मेच्योर सेल्स में ही होती है। जो नेक्रोसिस है उसके रिजल्ट में जो सेल डेथ होती है, सेल डेथ की वजह से जो सेल है वो केमिकल वगैरह रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो भी डैमेज होते हैं, ठीक हो क्या। और नेबरिंग सेल्स कैसे डैमेज होते हैं कि जो सेल है वो केमिकल रिलीज करता है, और आपने देखा होगा कि जब आपको कोई इंजरी वगैरह होती है, ठीक है, तो वो जगह जो होती है वो स्वेल कर जाती है, ठीक है, स्वेल कर जाती है, रेड हो जाती है, इन्फ्लेम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्रोसिस की सारी निशानियाँ होती है। और जो एपोप्टोसिस है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास ओल्ड सेल्स होते हैं उनकी डेथ होती है, और जो हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह को जो किल करते हैं वो भी एपोप्टोसिस में होती है, फुली प्रोग्राम सेल डेथ होती है, ठीक है। इस चैप्टर में यही तक है, ठीक है, सारा। और इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एंजाइम्स, ठीक है, ठीक है। एंजाइम्स में सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो क्या काम, मतलब उनका क्या काम होता है, क्या उनकी परफॉर्मेंस होती है। एंजाइम्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप करते हैं, उसका टाइम जो है उसको कम करते हैं, सही हो गया। और उसके अलावा हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। और मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं, ठीक है। एक कैटाबॉलिज्म होता है और एक हमारे पास होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म आप कटिंग से याद रख लें, ठीक है। कैटाबॉलिज्म जो है उसमें कटिंग होती है, मतलब ब्रेक डाउन होती है। और उसके अलावा जो एनाबॉलिज्म है, ठीक है, इसमें जो है वो सिंथेसिस हो रही होती है, कोई भी दो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं। और कैटाबॉलिज्म में जो है वो ये जो एक मॉलिक्यूल है इसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। उसके अलावा एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैसे स्पीड अप करता है? अच्छा, अब हमारे पास एक एंजाइम होता है, एक सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट क्या होता है कि जिसके ऊपर उसने एक्शन जो है वो परफॉर्म करना होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे, ये एक हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट होती है, और यहाँ पे हमारा जो सबस्ट्रेट है वो आके अटैच होता है, और जो रिएक्शन होता है वो उसने परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अच्छा, जो रिएक्शन जो सबस्ट्रेट के अंदर चेंजेस आती है, ठीक है, एंजाइम के फंक्शन मतलब एंजाइम की वजह से, और जो हमारे पास आखिरी जो चीज़ बनकर आती है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, एक इंट्रा सेलुलर होते हैं और एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इंट्रा सेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं वो सेल के बाहर भी जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं, जो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। और जो पेप्सिन है, ठीक है, जिसने एक्टिविटी कहाँ जाके परफॉर्म करनी है, स्टमक में, तो वो स्टमक में जाता है, वो आउटसाइड द सेल जाता है, ठीक है।
ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो फंजाई, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो भी अपने एंजाइम जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, ताकि जो बाहर जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसको डाइजेस्ट कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत शॉर्ट सा ये चैप्टर है और बहुत ईजी सा है, ठीक है। एंजाइम, तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन्स हैं, और एंजाइम का काम क्या है कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने पॉइंट जो है वो लिख लेते हैं। तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। ये ओनली एंड ओनली जो है वो स्पीड अप करता है रिएक्शन को, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं, मतलब एक पर्टिकुलर सबस्टेट के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम ही चाहिए होता है, ठीक है। उसके अलावा जो एंजाइम्स हैं उनके वो क्या करते हैं कि जब अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब वो हमारे पास अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो यूज़ नहीं होते किसी भी रिएक्शन में, सही हो गया। और जो हमारे पास एंजाइम्स होते हैं उनको कोफैक्टर चाहिए होता है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कोफैक्टर जो है वो हमारे पास 3 तरह के हैं, ठीक है। एक एक्टिवेटर होता है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, और एक कोएंजाइम है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एंजाइम का मेन फंक्शन जो है वो क्या करता है कि लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास ए और बी दो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, इन्होंने प्रोडक्ट बनानी है ए बी, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं ए प्लस बी। अब ये जो रिएक्शन होगा, ये इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, चाहिए है, ठीक है। इसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए कि ये रिएक्शन हो जाए, ठीक है। अब एंजाइम क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होगा। एंजाइम क्या करता है कि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ले आता है, ताकि ये रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है। अगर हमने एंजाइम, ये एंजाइम के बगैर रिएक्शन था, अब हमने एंजाइम ऐड कर दिया तो ये रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है कि ये एक्टिवेट हो जाए और रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए, इसको एंजाइम ने जो है वो कम कर दिया है। एंजाइम किन किन चीज़ों से, किन किन फैक्टर से अफेक्ट होता है, एंजाइम जो है वो पीएच से अफेक्ट होता है, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स की डिफरेंट पीएच होती है, ठीक है। जो हमारे पास स्टमक में एंजाइम्स हैं उनकी एसिडिक पीएच है, ठीक है। और जो हमारे माउथ में, जो सलाइवा में एंजाइम है, उसकी बेसिक पीएच है, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो लिक्विड होता है, जब हम उसको हीट देते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर जाता है, बॉयल करना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एग है वो बॉयल नहीं करता, वो हार्ड सॉलिड की फॉर्म में हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एग होता है वो सारी की सारी प्रोटीन से बना होता है, और प्रोटीन जो है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं, और जब हम एंजाइम्स को हीटअप करते हैं या उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम जो हैं वो डिग्रेड होते हैं, ठीक है। और लो टेम्परेचर पे एंजाइम जो हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, डिग्रेड और डीनेचर, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे पास एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर जहाँ पे एंजाइम्स की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है, वो 36 टू 38 है, ठीक है। 36 टू 38 क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, ठीक है। तो यही टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स का भी होगा, ठीक है। इसी टेम्परेचर के आसपास ही एंजाइम भी फंक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद है कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वजह से भी अफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। कैसे कि अगर सपोज करें कि अगर एक हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, या हमारे पास ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब जब जब हमारे पास इसके ऊपर सबस्ट्रेट पूरा हो जाएगा, सारा का सारा सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा, अब इसके पास और एक्टिव साइट नहीं है सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए, तो अब इसकी एक्टिविटी जो है वो सीज कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है ये भी अफेक्ट करती है एंजाइम की एक्टिविटी को। उसके बाद है कि एंजाइम फंक्शन कैसे करता है, ठीक है, उसका मैकेनिज्म क्या है। इसके लिए हमारे पास दो मैकेनिज्म्स हैं, एक है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल, ठीक है। ठीक है, एक है हमारे पास लॉक और की मॉडल, और दूसरा है हमारे पास इंड्यूस्ड फीड मॉडल, ठीक है। राइटिंग को इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, जिस तरह ताला और चाबी होता है, ठीक है, कि स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए हमें स्पेसिफिक की चाहिए होती है, ठीक है। इस तरह एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट ऐसी है कि अगर ये एक्टिव साइट है ना, तो इसके लिए ऐसा ही सबस्ट्रेट चाहिए। अगर ये इसकी एक्टिव साइट है ना, तो हमें ऐसा ही सबस्ट्रेट चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल। और इंड्यूस फीड मॉडल को क्या है कि अगर हमारे पास ये जो है
इसके इसका एक्टिव साइट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा सबस्ट्रेट भी आएगा ना, तो ये अपनी जो शेप है ये थोड़ा सा इंड्यूस कर लेगा, ठीक है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा और उसको जो है फिक्स कर लेगा, ठीक है। ये इंड्यूस फिट मॉडल है। अब आपने मुझे बताना है कि कौन सा मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एंजाइम जो है वो कौन से मॉडल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हर रिएक्शन को, हर सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट से दोनों चैप्टर थे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और मुझे खुशी होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स हैं उनको देख लीजिएगा और जो एंजाइम्स के जो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटीज़ के जो ग्राफ्स हैं ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।